बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और हेड्स ऑफ इनकम जो कि 5 थे उसमें आखिरी हेड ऑफ इनकम को स्टडी करेंगे, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और अगर आसान अल्फाज में आपको बताया जाए कि कोई भी इनकम, अगर जो पहले 4 हेड्स ऑफ इनकम है यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, सैलरी और कैपिटल गेंस, इसमें से किसी भी हेड में नहीं इंक्लूड करेगी तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हम ट्रीट करेंगे। लेकिन इससे मुराद हरगिज़ ऐसा नहीं है कि ये शायद कोई बची कुछ इनकम है और इसकी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले कुछ अरसे में, मतलब मैं अगर आपको 6 महीने के एवरेज बताता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जिस हेड ऑफ इनकम में हमने टैक्स लगाया है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बल्कि अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि ये शायद बाकी जो 4 हेड ऑफ इनकम है उनसे डबल या इससे भी ज़्यादा शायद। तो आखिरकार इसमें क्या ख़ास बात है, हम आगे जाके थोड़ा सा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। वही बात है जो मैंने अभी बताई थी कि इनकम फ्रॉम एवरी काइंड received by a person in a tax year if it is not included in any other head other than income exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head income from other source including namely। अब ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी किस्म की भी इनकम रिसीव करते हैं और वो इनकम किसी और हेड ऑफ इनकम में नहीं फॉल कर रही, और साथ साथ ये भी है कि वो कोई एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है, तो हम उसको चार्ज करेंगे टैक्स के लिए, और अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ एग्जांपल उसने दे दी हैं, बाकी इस डेफिनेशन को आपने ध्यान में रखना है। डिविडेंड्स हैं, मेरे ख्याल में एवरीबॉडी नोज व्हाट इज़ डिविडेंड। रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि कोई आपकी प्रॉपर्टी है, कोई आपका पैटेंट है, या कोई आपके पास ऐसी चीज़ है जिसके हकदार आप हैं लेकिन दूसरा बंदा अब उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसके नतीजे में आपको पैसे मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपकी ज़मीन है, उसमें एक बंदा माइनिंग कर रहा है तो उससे आपको रॉयल्टी मिलेगी। या आपकी एक किताब लिखी हुई है, अब उस किताब को एक और बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो इसके लिए वो आपको मंथली पेमेंट कर रहा है, इसको रॉयल्टी कहते हैं। प्रॉफिट एंड डेट, प्रॉफिट ऑन डेट अच्छी तरह आप जानते हैं कि आप किसी को पैसे दे देते हैं उधार, अब वो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करता है या प्रॉफिट पे करता है, दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट ऑन डेट। और ये उससे उल्ट भी हो सकता है कि हो सकता है आप किसी को पे कर रहे हैं। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ। अब इसमें यह है कि हमारे इनकम टैक्स लॉ में भी ये है कि अगर आप किसी को रिफ़ंड लेट करते हैं, यानी डिपार्टमेंट किसी वजह से रिफ़ंड लेट कर देता है, तो उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चार्ज पैसे मिलेंगे। अब वो जो एडिशनल पेमेंट होगी वो होगी, जो चार्ज होगी वो फॉल करेगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब ग्राउंड रेंट हो गया। ग्राउंड रेंट में ये होता है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि अब आपने ले लिया लीज़, ठीक है, अब आपने किसी बड़ी चीज़ का बड़े सारा लीज़ ले लिया, अब आप इसको फर्दर लीज़ आउट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर इस तरह होते हैं जो माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक बड़ा सारा एरिया पे एक बड़ा ठेकेदार लीज़ पे ले लेता है कि यहाँ मैं माइनिंग करूँगा, उसके बाद फिर वो फर्दर सब लीज़ कर लेता है। अब बड़ी ज़ाहिर है जिसकी लीज़ है उसको जो छोटे लीज़ होल्डर हैं वो पे करेंगे, उसको ग्राउंड रेंट कहते हैं। और भी खैर इसकी एग्जांपल्स हैं। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग, ये भी इस तरह है कि लैंड आपके पास लीज आ गई है या बिल्डिंग आपके पास आ गई, आपने फर्दर किराए पे चढ़ा दिया। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, ये हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी पढ़ा था कि अगर ऐसे होता है कि आपके पास एक फैक्ट्री है या कोई एरिया है, कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको किराए पे देते हैं, लेकिन सिर्फ उसको नहीं देते, उसके अंदर आपकी प्लांट एंड मशीनरी भी लगी है, वो भी किराए में शामिल है, तो उसकी इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगी बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। साथ ही एफ ए, ये भी मिलता जुलता है, ये भी हमने पहले पढ़ा था कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे दे देते हैं लेकिन उसमें अमेनिटीज़ हैं, उसके अलावा यूटिलिटीज़ हैं, अदर सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो जिस तरह होटल वगैरह हो गए या और इस तरह की चीज़ें इसमें से हो जाती हैं, तो या पेइंग गेस्ट वगैरह हो गए। अब इसमें जो होता है आपको की जो इनकम होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस के बजाय इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बजाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपको जो पेंशन मिलती है या कोई एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब ये होता है कि एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के पीरियड के लिए, यानी अनडिफाइंड पीरियड के लिए या इनडेफिनेट पीरियड के लिए आपको एक ख़ास अमाउंट मिलती है, जिस तरह के पेंशन हो गई है या EOBI फंड रहता है।
तो अब वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के लॉटरीज़ होती हैं, रैफल होते हैं, प्राइज़ विनिंग्स होती हैं, प्राइज़ बॉन्ड वगैरह की, और इसके अलावा क्रॉस पजल आपने अक्सर जंग अखबार में या द न्यूज़ में देखा, और मैंने तो नहीं देखा कि पता नहीं ये किसी को लगता है इंग्लिश में, लेकिन खैर ये लगता है इसमें आपको कोई या सेल्स प्रमोशन होती है कंपनीज़ की कि भाई आप इतनी सेल्स कर लेंगे तो हम आपको कोई इनाम देंगे, गिफ्ट देंगे, तो वो भी इसी हेड में आएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आएगी बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। Any other amount received as a consideration for provision of use of exploitation of property, including for grant of a right to explore or exploit the natural resources। अब यहाँ इस तरह है कि आपने जो है ज़मीन है वो किसी को दे दी है, प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी है कि वो इसको यूज़ करे, एक्सप्लॉइट करे, वहाँ एक्सप्लोर करे कि हो सकता है कोई नेचुरल रिसोर्स निकला है, तो इसके लिए वो आपको पैसे देता है। ये आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती हैं ऑयल की या और दूसरी जो डिगिंग वगैरह करती हैं, वो पैसे पे करती हैं वाले को। A fair market value of any benefit, whether convertible to money or not, received in connection with provision of use of exploitation of property। अब ये भी उसी तरह है कि प्रॉपर्टी तो आपने दे दिया है एक्सप्लॉयटेशन के लिए, यूज़ के लिए, लेकिन इस सूरत में आपको पैसे जो मिले हैं यानी जो बेनिफिट वो मिला है, कंसिडरेशन रिसीव हुआ, वो पैसों की शक्ल में नहीं है, इन काइंड मिल गई है। मिसाल के तौर पर जाते जाते आपको गाड़ी दे गए या कोई और चीज़ बेनिफिट दे गए। अब ये जो बेनिफिट है चाहे उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम उसकी कीमत निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, और फिर आपकी इनकम में वो जाके ऐड कर देंगे, और वो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। के ये कह रहा है कि एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन एज अ कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ बिल्डिंग एज अ पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट पेड बाय द पर्सन टू एक्वायर पोजेशन ऑफ सच बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ। अब ये आपने अक्सर फिल्मों में या ड्रामों में इस तरह मज़ाहिया से देखे सीन देखे होंगे कि एक बंदे को आपने प्रॉपर्टी दे दी, वो प्रॉपर्टी से निकल ही नहीं रहा, और बाद का तो वो क्या करता है फर्दर भी किसी को एक हिस्सा किराए पे चढ़ा देता है, आपको किराया देता नहीं है और फर्दर बंदे से अच्छा खासा पैसा ले रहा था। लेकिन खैर एक तो ये सिचुएशन हो गया कि भाई आपका एक मकान पड़ा है, प्रॉपर्टी पड़ी है, वो बंदा विकेट नहीं कर रहा, या उसके साथ आपका एग्रीमेंट है, लेकिन अब आपको किसी वजह से ज़रूरत पड़ गई, आप उसे कहते हैं कि यार ये मकान खाली कर दें, मैं आपको कुछ बेनिफिट दे दूँगा, तो आपको पैसे दे दूँगा ताकि मैं खुद आ जाऊँ, या मैंने किसी और को देना है अच्छे किराए पे। तो वो बंदा जब किराया यानी कि वो विकेट करता है, लेकिन हाँ उसको कोई कंसिडरेशन रिसीव होती है, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है। उसके अलावा एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन फॉर अप्रूव from approved income payment plan or approved annuity plan under voluntary pension scheme। ये मुख्तलिफ़ किस्म के पेंशन स्कीम्स होती हैं, या फिर जो है ना बेनिफिट प्लान होते हैं कि आप सर्विस में पे करें और जब सर्विस के बाद आपको आखिर में पेंशन की शक्ल में मिलेंगे, और उसमें से कुछ पैसे आपको लमसम भी मिल जाते हैं, तो वो जो पैसे होंगे वो भी आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे। अब इसको मज़ीद देख सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान में कौन कौन से इस तरह के अवेलेबल हैं पैकेजेस। सब्जेक्ट टू Subsection 3, any amount or fair market value of any property received without consideration or gift as received as gift without consideration or received as a gift other than gift received from relative as defined in subsection 5 of section 85। अब देखिए गिफ्ट जो होता है, मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने वाला एक कॉन्सेप्ट है। अब इस चीज़ से बचने के लिए इसमें से ये है कि देखिए अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, वो आपके साथ तो रिलेटेड नहीं है, आपका रिलेटिव नहीं है, जिसके लिए अलग से डेफिनेशन सेक्शन 85 के सबसेक्शन 5 में अवेलेबल है, या उसने विदाउट पैसे दिया या आपको गिफ्ट के तौर पर कोई प्रॉपर्टी दिया या कोई भी बेनिफिट दिया है, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम जो है ना खैर अगले उसमें जा रहे हैं, लेकिन मैं चलो आपको एक सीन दे देता हूँ कि इस तरह था कि एक केस था हमारे पास, उसमें इस तरह था कि बंदे के पास तकरीबन 1 करोड़ रुपए आए होते हैं, और उसके बारे में इस शख्स का ये कंसेप्ट जो है उसने ये बताया हमें कि उसने एक ज़मीन बेचनी थी। अब ज़मीन का बयाना जो था या एडवांस पेमेंट उसके पास 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए आ गई थी। अब किसी वजह से वो जो पार्टी थी जो परचेज़ कर रही थी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकी, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए उसका फॉरफीट कर लिया। अब मुझे बताएं कि 1 करोड़ रुपए किस हेड ऑफ इनकम के अंडर आएगा। ये प्लीज़ इसको ज़रा पास करें वीडियो को, और फिर ज़रा सोचें और फिर जवाब दें कमेंट सेक्शन में।
अब यहाँ सब सेक्शन 2 कह रहा है वेयर अ पर्सन रिसीव्स एन अमाउंट रेफर टू इन क्लास के, ये वो वाला था कि जब आपको प्रॉपर्टी विकेट करने का कहा जाता है। अब सब सेक्शन 1 द अमाउंट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन the tax year in which it was received and following